ललन टॉप शो brought to you by Sensodyne K and American Pistachios। अभी लेके आए सेंसोडेंट के, दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इत्र नगरी किसको बनाएगी मित्र। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे कन्नौज की सीट से और कोशिश करेंगे कि 2019 में समाजवादी पार्टी की हारी हुई सीट वापस ले सकें। सपा ने 22 अप्रैल को ही इस सीट से तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान किया था। उनके नाम के ऐलान के बाद से ही कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नाराज बताए जा रहे थे। 48 घंटे बीतते बीतते मामला तूल पकड़ने लगा और 24 अप्रैल को राम गोपाल यादव का बयान आ गया कि इस सीट से अखिलेश यादव ही चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश अभी करहल विधानसभा से विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में वहां से जीते थे। कन्नौज लोकसभा लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ रहा है। 1999 में यहां से मुलायम सिंह यादव जीते थे, फिर साल 2000, 2004 और 2009 में यहां से अखिलेश जीते और सांसद बने। 2012 में जब अखिलेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो ये सीट खाली हुई, उपचुनाव हुए और वहां से डिंपल यादव कन्नौज से निर्विरोध सांसद बनी। 2014 में भी डिंपल जीती, लेकिन 2019 में बीजेपी ने ये सीट सपा से छीन ली जब तेज तर्रार बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को करीब 13,000 वोट से हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया। इस बार भी बीजेपी ने सुब्रत पाठक को ही टिकट दिया है और इस बार उनके सामने होंगे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल यादव ने अखिलेश की दावेदारी की खबर पर मुहर लगा दी है। खबर है कि अखिलेश 25 अप्रैल को नॉमिनेशन भी फाइल कर सकते हैं। सुब्रत पाठक जो वहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मौजूदा सांसद हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी आ गई। मुकाबला रोचक होना चाहिए, बराबरी का होना चाहिए और तभी संभव है जब अखिलेश जी खुद लड़ने आएंगे। अन्य कोई भी लड़ेगा तो ये वही होगा ना जैसे क्रिकेट में भारत और नेपाल का मैच होता है। अगली सुर्खी के लिए सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। आप जानते ही हैं कि ईवीएम के वोट और वीवीपैट के पर्चियों के 100% मिलान की मांग वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कयास लगाए जा रहे थे कि आज 24 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया नहीं, सुरक्षित रख लिया है। लेकिन यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर जो भी सवाल किए गए थे उनके जवाब संतोषजनक रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई ये बेंच कर रही है। केस में आज कोर्ट ने चुनाव आयोग से कुछ और सवालों पर स्पष्टीकरण मांगे। मसलन पहला सवाल ये पूछा कि क्या कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट में माइक्रो कंट्रोलर होता है, क्या माइक्रो कंट्रोलर एक ही बार प्रोग्राम करने योग्य है, और तीसरा सवाल कि मशीन में सिंबल लोडिंग यूनिट्स की संख्या कितनी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इंडिया टुडे के लिए कानूनी मामलों पर नजर रखने वाली पत्रकार कनु शारदा भी मौजूद थी, उनको सुनते हैं। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया, हालांकि ये थोड़ी हैरानी की बात है क्योंकि पिछले हफ्ते ही इस मामले में जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया था। तो जब ये आज मामला सामने आया तो सुबह ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से 5 अपने सवाल जो है सामने रखे और बताया कि हम जजमेंट लिखने से पहले श्योर होना चाहते हैं कि क्या ये तमाम तरह की जो चीजें हैं जो हमारे मन में आपके FAQs जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स पे थे उनको पढ़ने के बाद आए। तो इसमें कई अहम तरह के सवाल थे कि क्या जो है उसकी माइक्रो कंट्रोलर यूनिट कैसे फंक्शन करती है, ईवीएम को कितने दिन तक स्टोरेज में रखा जाता है और कितने दिन तक उसको रिजर्व किया जाता है, ईवीएम की सीलिंग कैसे होती है और क्या उसकी मेमोरी को दोबारा से हम इरेज करके दोबारा यूज कर सकते हैं। तमाम तरह के ऐसे छोटे छोटे सवाल थे जिसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन के डेप्यूटी चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद यहाँ पे आए, नीलेश व्यास। उन्होंने 2 बजे कोर्ट के सामने सारे एक एक करके सारे सवालों के जवाब विस्तृत तरीके से दिए और ये सुनिश्चित किया कि कोर्ट के मन में कोई भी ऐसी डाउट ना रह जाए, कोई मंशा ना रह जाए। इसके बाद इसी हियरिंग के बाद प्रशांत भूषण जो एक याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने आशंका जताई कि ईवीएम्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ नहीं, इंडिया में नहीं होती, वो बाहर होती है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए हम आपके सिर्फ सस्पिशन पे पूरे इलेक्शन प्रोसेस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, पूरे इलेक्शन प्रोसेस को हम नहीं बता सकते कि वो खराब है। फिर उन्होंने यहाँ तक क्लैरिफाई किया कि देखिए सिर्फ सस्पिशन के बेसिस पे हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को कोई डायरेक्शन ऐसे नहीं दे सकती।
इसी के साथ यहाँ पे ये भी उन्होंने क्लैरिफाई किया कि इलेक्शन पहले भी 2 बार जो है सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर चुका है इलेक्शंस के मामले में, इसीलिए हर चीज पे डाउट करना सही नहीं होगा। तो अब इसमें मामले को फिर से मामला रिजर्व कर लिया गया है। इससे पहले 18 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता और याचिकाकर्ताओं को ईवीएम के हर पहलू के बारे में आलोचनात्मक होने की जरूरत नहीं है। इस मामले की विस्तृत जानकारी के लिए आप 18 अप्रैल का लल्लन टॉप शो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फलाने तो बीजेपी के सहयोगी रहे, ढिमकाने तो उनके साथ गठबंधन की सरकार में सीएम बने और बीजेपी की बी टीम आप हमको बताते हैं। किसने दिया बीजेपी की बी टीम होने के इल्जामों पर यह जवाब और कौन है फलाने और कौन है ढिमकाने, बताते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हमारी दिन भर की अपडेट्स। राज्यसभा से रिटायर होने और कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी पार्टी बना ली थी। नाम रखा था डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, छोटा नाम DPAP। हाल में खबर आई थी कि वो अनंतनाग सीट से इसी पार्टी के सिंबल पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके बाद दबी जबान में कई लोगों ने कटाक्ष किया कि गुलाम नबी आज़ाद अब बीजेपी की बी टीम की भूमिका निभा रहे हैं। अनंतनाग से गुलाम नबी आज़ाद ने अब कदम भी पीछे खींच लिए हैं और अब बीजेपी की बी टीम होने के आरोपों पर भी उनका जवाब आ गया है। मैं कई बार चुका हूं, उमर साहब बीजेपी की सरकार में मिनिस्टर रहे, महबूबा जी चीफ मिनिस्टर रही है, मैं दोनों का अदब करता हूं। मैंने उनको ये भी नहीं कहा न मैं बीजेपी का कभी मिनिस्टर रहा हूं, न बीजेपी का MP रहा हूं, न बीजेपी का चीफ मिनिस्टर रहा हूं, न बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर रहा हूं। तो इसलिए लोगों ने फैसला करना है कौन बीजेपी में रहा है, कौन ABC है। प्रियंका गांधी 24 अप्रैल को केरल के वायनाड पहुंची और चुनाव प्रचार किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बीच में धर्म को लेकर बार बार आ रहे हैं। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का, मतलब उसको, और इस हद तक अब चले गए हैं कि अपने आप नए नए मुद्दे ऐसे निकाल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं लोगों को और लोगों को गुमराह करने की कोशिश, डराने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि ये सब जो शुरू हुआ है फर्स्ट फेज की पोलिंग के बाद, मुझे लग रहा है कि शायद इनको लग रहा है कि ये रुझान जो है इनके पक्ष में नहीं जा रहा है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। वायनाड से राहुल गांधी एक बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अभी वो अमेठी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। बीच बीच में तमाम खबरें आती रहती हैं, जैसे कल ये खबर आई कि अमेठी में राहुल गांधी का जो एक आवास बना हुआ है, एक घर बना हुआ है, वहाँ पर साफ़ सफाई की जा रही है। इसके लोगों ने अपने अपने मतलब निकाले कि क्या अमेठी में राहुल गांधी की वापसी होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ अमेठी में कुछ बैनर पोस्टर भी लगे दिखे जिसमें तस्वीर छपी थी रॉबर्ट वाड्रा की, जिसके बाद तमाम और भी कयास लगाए जाने लगे कि क्या रॉबर्ट वाड्रा अब जाकर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि बीते दिनों रॉबर्ट वाड्रा का एक ऐसा बयान भी आया था कि तमाम मेरे शुभचिंतक अमेठी के तमाम लोग चाहते हैं कि मैं वहां जाकर चुनाव लड़ूं। जब पार्टी इस पर कुछ डिफेंसिव मोड में आई तो रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि ये मेरा मत था, पार्टी का नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र के यवतमाल में चुनावी रैली के दौरान बेहोश हो गए। वो यहाँ पर एनडीए के शिवसेना प्रत्याशी राष्ट्रीय पाटिल के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने आए थे। गडकरी बोल ही रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई, वो बेहोश हो गए। मंच पर मौजूद लोगों ने उन्हें संभाला, अस्पताल लेकर गए। घटना के कुछ देर बाद नितिन गडकरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि वो स्वस्थ है। उन्होंने लिखा, रैली के दौरान गर्मी की वजह से असहज महसूस किया, लेकिन अब पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अगली सभा में सम्मिलित होने के लिए वडुड के लिए निकल चुका हूँ। आपकी स्नेह और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। 89 सीटों पर चुनाव प्रचार आज यानी 24 अप्रैल को रुक गया। 25 अप्रैल को यहाँ चुनाव प्रचार नहीं होगा और 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। ये दूसरे चरण के मतदान हैं जो 26 अप्रैल को होंगे। तमाम सीटें, बड़ी बड़ी सीटें इस बार वोटिंग में जा रही हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में संभल, हाथरस, आगरा, मैनपुरी, मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बिहार में अररिया, मधेपुरा और खगड़िया।